हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा सा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो विद्यार्थी है उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम जो बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2, उसी का चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। अगर जो पिछले 1 से लेकर 6 तक का जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा या इस वीडियो के नीचे ये इसके डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे दिया गया है, उस पर जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। हर एक वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा करते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको इसी से यहाँ पर क्लियर हो जाता है मेरे दोस्त। आपको पूरा एकदम वैक्स टू एडवांस आपको समझ में आ जाएगा। एक बार एक्सरसाइज, एक बार चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। और नहीं भी पढ़ते तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से आपको पूरा क्लियर यहां पर हम कर देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव्स यहां पे भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले समझिएगा, जो 7 नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, पहले इसके कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। लेखक का क्या नाम है, जन्म कब हुआ था, उस सब के बारे में हम समझते हैं। तो लेखक का नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, उनका जो जन्म है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में उनका जन्म हुआ था। ये तो उनकी बेसिक। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रामविलास शर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। या सीधे आपको क्वेश्चन आएगा 1912 1910, तो 1912 हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, उसको टिक कर लेंगे। फिर पूछेगा कि उनके गांव का क्या नाम है, चाहे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। गांव का नाम पूछेगा, उच्च गांव सानी कर दीजिएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वह दिए हुए रहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न मेरे विद्यार्थी यहाँ पर हम समझते हैं। पूरा आपको एकदम बेसिक चीज के एकदम अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परंपरा का ज्ञान जो होता है, परंपरा का जो ज्ञान होता है किन के लिए आवश्यक है और क्यों? आवश्यक तो है, लेकिन क्यों आवश्यक है उसी के बारे में थोड़ा सा इसमें आप समझिए। क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, युग परिवर्तन जो करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, यानी क्रांतिकारी एक साहित्य यानी इतिहास रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, क्रांतिकारी हो, उनके लिए इस परंपरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या है इसका? परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? तो आप इसके आंसर को आप लोग समझ गए हैं। आंसर की यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आंसर को लिख लीजिएगा, आप लोग याद यहाँ पे कीजिएगा। जितने हम प्रश्न बताए हैं सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और एक कॉपी बना के उसमें आप कीजिएगा। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के समय ही बहुत कम ही आने वाली है, 4-5 महीने के आसपास बची हुई है मेरे दोस्त। जिससे उससे पहले मैं आपको पूरे हिंदी का पूरा चीज़ मैं वहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या आता है? परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, यानी बुद्धि को लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, उसके बारे में समझिएगा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उन साहित्य की मूल्य निर्धारित करते हैं, वैसे साहित्य को मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, यानी जो छोटा छोटा श्रमिक जो होते हैं उसको प्रतिबिंबित करता है। उनके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं, उसके साथ हम लोग उस चीज़ की बात पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसकी रचना का आधार शोषित जनता श्रम है। यानी वैसी चीज़ को हम रचना करेंगे जो शोषित वर्ग, शोषित जनता उससे जूझ रही है, उस चीज़ के बारे में हम वहाँ पर समझेंगे। फिर कह रहा है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। यानी कोई जो श्रमिक व्यक्ति है उसको क्या कष्ट हो रहा है और इसका निदान क्या होगा, उस सब के बारे में इसमें पूरा आपको करके और आगे वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ यह चीज़ कहाँ तक सत्य है, उस पर हमें ये विचार करनी है, उपयोगी लाना है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3 मेरे दोस्त। क्या है? साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होना है, इस संबंध में लेखक की राय है उसको स्पष्ट करना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है, यानी आर्थिक जीवन के अलावा जो मनुष्य एक प्राणी है उसके रूप में अपना जीवन को क्या करता है, वो व्यतीत करता है। साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, यानी साहित्य में उसकी बहुत सी ऐसी भावनाएं जो है क्या है, प्रतिफलित होती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। जो साहित्य है एक विचारधारा मात्र नहीं है, उनमें मनुष्य की इंद्रिया बोध उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। मनुष्य की इंद्रिया, उसकी बोध और उसकी भावनाएं उसमें जुड़ी हुई होती है, व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न क्या चीज है, क्या है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। यानी कह रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश हो वो भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, उसके बारे में समझिएगा। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, यानी जहाँ पर अनेक प्रकार की जातियाँ रहती है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, वही कह रहा है इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुता कायम करके स्थापित नहीं की जाती है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक धर्म को दबाया और एक धर्म को प्रतिफलित नहीं किया जाता है, उसको उठाया नहीं जाता है। यहाँ पर सभी धर्म को मानने वाले, किसी धर्म को बुरा नहीं कहा जाता है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। यहाँ पर जो भारत के लिए वह संस्कृति और इतिहास की देन है, यहाँ का जो होता है ना संस्कार, उसकी देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों का विशिष्ट भूमिका है। यानी सामाजिक जो विकास होता है ना, उसके लिए यहाँ के कवि के, लोगों की, राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बस ये जो 4 प्रश्न है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, जो चैप्टर नंबर जो 7 है ना, उससे रिलेटेड 4 प्रश्न हम आपको दिए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को इस वीडियो को 1-2 बार आप जरूर देखिएगा, और इस प्रश्न को मैं बोला हूँ कि स्क्रीनशॉट करके इसको लिख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी अच्छी प्रकार से याद हो जाए, ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएंगे। इससे बस 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपकी क्लास 10th हो, आने वाली वीडियो में 12th की भी बात करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी आपकी डाउट्स हो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए हो, या चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पहुंचेगा जरूर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त, आपके साथी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बिहार बोर्ड के लिए, उनको एक बार वीडियो ये जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि पिछले वाली बहुत ऐसे वीडियो मैंने डाला हूँ, मैथ का है, साइंस का है, हिंदी का भी है, रिवीजन क्लास चल रहा है, उस सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या स्क्रॉल कीजिएगा तो वीडियो के नीचे वो जरूर आएगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।